हेलो बच्चों, कल हमने अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था पढ़ी थी। उसमें हमने सब देखा था कि कैसी स्थिति है, किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या उनकी समस्या थी, सारी बातें हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका की गणना विश्व के संपन्न एवं समृद्ध देशों में होती है। वह प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से एक संपन्न देश है। यहाँ यूरेनियम, तेल, लोहा, कोयला जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार है। अमेरिका औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी एक अग्रणी देश है। यहाँ मोटरें, अंतरिक्ष यान, संचार साधन, अत्याधुनिक हथियार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का बहुत व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। अमेरिका अपनी आर्थिक नीतियों के आधार पर विश्व के अन्य देशों की व्यवस्था को भी व्यापक रूप से प्रभावित करता है। तो अमेरिका एक विकसित देश है। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तभी भी वो इतना विकसित था। तो अब तो जाहिर है कि अब तो वर्तमान में तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और विकसित हो गया है। इस प्रकार से उनके सामाजिक व्यवस्था हमने देखी। अब आर्थिक व्यवस्था देखेंगे वो विकसित हुआ था कि किस किस कदर से उनके विकसित हुआ और क्या क्या उनके आर्थिक व्यवस्था में बातें हैं। तो पहली है हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास। यानी अमेरिका किसी बात पर कोई भी निजी वगैरह कोई भी अपना व्यापार करो, अपने विवेक द्वारा कार्य करो, किसी पर भी हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करता है। कोई भी अपने विकास के लिए कोई कार्य कर सकता है लेकिन गैर कानूनी तरीके से कार्य नहीं कर सकता। तो हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास। संयुक्त राज्य अमेरिका एक पूंजीवादी देश है तथा हस्तक्षेप की नीति का समर्थक है। अमेरिकी संविधान निर्माता व्यक्ति के आर्थिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। यानी व्यक्ति कोई भी अपने आर्थिक जीवन में वो पैसे ओवर टाइम करो, किसी भी तरीके से महिला करे, पुरुष करे, रात को करे, कैसे भी कार्य करे, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति में हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए वो उनके जो रहने वाले प्रजा वो भी या जनता भी सुखी है। अमेरिका संविधान निर्माता व्यक्ति के आर्थिक जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। वे इस बात में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। यानी पहले जमाना में अरस्तु वगैरह, जो प्लेटो वगैरह कहते थे कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन ये अमेरिका में कह रहे हैं कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। यानी उनका दिमाग है, वो कुछ भी कर सकता है। आज देख लो, आज हवाई जहाज वगैरह, टेलीफोन वगैरह, इतनी तकनीकी चीजें किसने बनाई? व्यक्ति ने बनाई। तो व्यक्ति इतना विवेकशील है कि वो कुछ भी कर सकता है। आज अंतरिक्ष में जा सकते हैं तो किसका करे? मशीनों का करा देना नहीं, मशीनों को बनाया किसने? लोगों ने, व्यक्ति ने। इसलिए व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी कहा जाता है तथा अपने हित और अहित को अच्छी तरह से समझता है। यानी हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है, क्योंकि वो दिमाग में सोचता है। यदि उसे आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए तो वह अपने योग्यता व श्रम का पूर्ण उपयोग करते हुए अधिक उन्नति कर सकता है। यानी अमेरिका के जो शासक या सरकार का कहना है कि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए तो वो अपनी योग्यता और अपने पूर्ण उपयोग के द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा उन्नति कर सकता है, तरक्की कर सकता है। अमेरिका अन्य पूंजीवादी देशों की तरह खुली प्रतियोगिता की नीति का समर्थन है। खुली प्रतियोगिता यानी कोई भी अपना कार्य कर सकता है, कोई भी अपना व्यापार में किसी जाति के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से कोई भी व्यापार कर सकता है। कोई मशीनें बना सकता है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन सकता है। और खुली कंपटीशन और मुक्त व्यापार, आयात निर्यात में कुछ
टैक्स की छूट दी जाती है। तो खुली प्रतियोगिता की नीति को समर्थन करता है जिसमें ये तर्क दिया है कि इससे पूंजीपति, मजदूर और तथा उपभोक्ता सभी को लाभ होता है। यानी खुली प्रतियोगिता कर दी, मजदूर चाहे तो वो भी व्यापार कर सकता है, वो भी अपना व्यापार बढ़ा सकता है, लोन लेके बढ़ा सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। उनके ये नहीं कि मजदूर का ही कार्य करेगा और दूसरा वही कार्य करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी इनका कानून में यह भी कहा गया है कि बिना जीवन संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाता। उनको जीवन जीने के लिए संपत्ति और स्वतंत्रता दी जाती है ताकि उनके स्वतंत्रता के हिसाब से अपने विकास के लिए कितनी भी संपत्ति कमा सकता है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नहीं। सरकार सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को बिना उचित मुआवजे दिए हस्तगत नहीं कर सकता। यानी सार्वजनिक उपयोग के लिए किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को बिना मुआवजे के वो नहीं कर सकता है। जैसे कि उनका खुद का खेत है और वहां पे हॉस्पिटल बना रहे और वहां से यहाँ पे रेल की पटरी बिछा दी, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके बदले में उनको उस जमीन के पैसे दिए जाएंगे। तो इसलिए ये उनके, नहीं तो वो झड़प ले, ऐसे हड़पेंगे नहीं सरकार, तो उनके जो पैसे होते हैं उसको देंगे और वो दूसरी जगह जमीन अपनी खरीद सकते हैं। वहां लोगों को संपत्ति और अर्जित करने, व्यय यानी संपत्ति इकट्ठी करने और खर्च करने तथा धारण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है तथा निजी क्षेत्र पर राज्य और कम नियंत्रण है। यानी साम्यवाद में तो राज्य का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण रहता है व्यापार किसी भी क्षेत्र में, लेकिन अमेरिका पूंजीवादी है, इसलिए निजी क्षेत्र में यानी सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल है, कोई भी निजी अपनी कंपनियां चलाए तो उन पे ज्यादा क्या कहते हैं, उन पर नियंत्रण नहीं रखता, सिर्फ अपने टैक्स भरो और अपना कार्य करो। दूसरा है आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक असमानता। कुछ अच्छी होगी तो कुछ बुराई भी आएगी, दोनों बातें आएगी, तो आर्थिक असमानता है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है। यहाँ हस्तक्षेप के सिद्धांत पर खुली प्रतियोगिता की नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नीतियों के कारण अमेरिका में पूंजीपतियों ने अनेक बड़े क्षेत्रों पर अपना एकाधिकार कर लिया गया तथा अधिकतम मुनाफा वसूल करने लगे हैं। यानी पूंजीपतियों के एकाधिकार, यानी अमेरिका के पूंजीपतियों ने एकाधिकार, सारे बड़े बड़े रईस अमेरिका में पाए जाते हैं और वहां जहाँ मूल निवास है, वहां जो अमेरिका में रह रहा है वो पूंजीपति बहुत ही ज्यादा पैसों वाले हो गए। पूंजी के अत्यधिक केंद्रीकरण से आर्थिक असमानता को बढ़ावा मिला है। आज अमेरिका में श्रमिक, किसान एवं अन्य गरीब वर्ग के अनेक ऐसे लोग हैं जो अभाव का जीवन जी रहे हैं। यानी पूंजीपति अमीर बढ़ते होता ही जा रहा है क्योंकि पैसों से पैसे कमा रहा है, और गरीबों की भी संख्या बढ़ रही है क्योंकि उनका शोषण हो रहा है। अमेरिका में उच्च भौतिक मूल्यों के प्रति आकर्षण है तथा अधिकांश लोगों के जीवन का उद्देश्य अधिकतम धन कमाना। यानी लोगों का, जो पूंजीपति है कोई भी है, उनका बस यही है कि बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना उनका मकसद है, ताकि उनकी पीढ़ी आने वाली बहुत ही अच्छे से सुखी से जीवन जी ले, और वो जो पीढ़ी आए वो भी अच्छे से मेहनत करना चाहती है। अमेरिकी जनता में आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, यानी नैतिकता नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। कोई हेल्प भी मांगे तो वो नहीं देगा क्योंकि नैतिक मूल्य या भौतिक मूल्य का कोई उनका आकर्षण नहीं है। अपने जीवन के उद्देश्य में धन कमाना और नैतिकता को कोई वो नहीं करते। हमारे भारत में तो नैतिकता इतनी है, कोई भी हो जाए तो लोगों की मदद करना, कोई एक्सीडेंट भी हो जाए तो लेकर हॉस्पिटल जाना, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ अपना अपना कार्य में मस्त हैं। और आध्यात्म भगवान पे विश्वास इतना नहीं करते, रूढ़िवादी नहीं पहले हम सामाजिक व्यवस्था में पढ़ चुके हैं। इन सबके परिणाम स्वरूप अमेरिकी समाज में अनेक बुराइयां घर कर गई। अर्थव्यवस्था में निरंतर भ्रष्टाचार बढ़ा है। आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए लोग गलत तरीके भी अपना रहे हैं। व्यापारी वर्ग के अपने हितों की पूर्ति के लिए अनेक दबाव समूहों का निर्माण
कर लिया है तथा सरकार पर अपने हित में निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर पूंजीपति वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है। यानी टैक्स वही भरते, तो राजनीति में हर भाग लेने के लिए, राजनीति में नियंत्रण रखने के लिए पूंजीपति बहुत ही, क्योंकि वो लोगों के कल्याण के लिए पैसे देते, चंदा देते, तो उनका तो सरकार रखेगी। तो प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में पूंजीपतियों का नियंत्रण हो गया है। जैसे पूंजीपति गए वैसे जैसे कानून बन जाते हैं। सामाजिक स्तर पर उच्च आय वर्ग के लोगों का रहन सहन का स्तर जहां बहुत उच्च है, वही क्रय शक्ति के आधार पर अमेरिका के लोगों में आय की असमानता बहुत अधिक है। यानी कोई तो पैसे वाले अरबोपति है और कोई करोड़पति है और कोई बिल्कुल ही गरीब है, तो इसमें आर्थिक असमानता आ गई। कोई पैसे वाला तो बहुत पैसा वाला और गरीब है तो बिल्कुल ही गरीब है, ऐसी परिस्थिति आ गई है। पिछले कुछ वर्षों में यह असमानता और अधिक बढ़ी है, क्योंकि विज्ञान, तकनीकी और संचार के साधनों के विकास तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीयकरण के से जहां कुछ व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह को बहुत अधिक लाभ हुआ है, वही अनेक लोगों के सामने रोजगार संकट पैदा हो गया। यानी विकास बढ़ने से लिए विकास बढ़ गया है, विज्ञान, तकनीकी और संचार, यानी इतनी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। जो लोग कार्य कर रहे थे उनके बदले में मशीनें आज कार्य कर रही है। विज्ञान के क्षेत्र में सारे लोगों की बजाय दूसरे कार्य करेंगे। संचार, जो लोग खुद बोझ ढोके एक दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे, उसकी जगह संचार आवाज के साधन ने ले रही है। इसलिए उनको, जो लोग ऐसे मजदूरी कर रहे थे, ऐसे कार्य कर रहे थे, उनके रोजगार में कमी आएगी और वो गरीब होते जा रहे हैं। किसके कारण? अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कारण, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मशीनों के ऊपर चल रही है। इस प्रकार से बहुत अधिक लाभ हुआ, वही अनेक लोगों के सामने रोजगार का संकट भी पैदा हुआ। यानी तकनीकी क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने से बहुत लोगों को तो जैसे खुद की मशीनें हैं, खुद के यातायात के साधन है, तो वो तो और भी आगे बढ़ते गए, विकास होता रहा। लेकिन जो उसके सारे कार्य कर रहे थे, मशीन के बदले वो कार्य कर रहे थे, वो बेरोजगार होते रहे और रोजगार के संकट में आ गए और अब रोजगार के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। तीसरा है लोक कल्याणकारी राज्य। इसमें बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका एक लोक कल्याणकारी राज्य है। वहां राज्य व्यक्तियों के समान कल्याण के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। वहां पर सामाजिक सुरक्षा योजना को व्यापक रूप से लागू किया गया है। समाज के दुर्बल एवं असहाय लोगों के लिए अनेक योजना लागू की गई है तथा इसके लिए अधिक बजट का प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब, लोगों असहाय है, जिसका सहारा नहीं, उनके लिए पेंशन व्यवस्था और योजना नहीं, हमारे यहाँ नरेगा वगैरह है, वैसे ही उनके यहाँ भी योजना चला रहे। और बजट में भी प्रावधान किया गया कि बजट में ये जोड़ा गया कि श्रमिकों के लिए या लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। अमेरिका में राज्य सरकार भी अपने स्तर पर अनेक कल्याणकारी रोजगार या कल्याणकारी योजना को लागू करती है। निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां अपने श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए अधिक सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि निजी जो प्राइवेट है कंपनियां वगैरह, वो मजदूर, वहां पे मजदूर कार्य करते हैं, तो मजदूर कार्य कर रहे हैं बच्चों, तो मजदूरों के लिए उन्होंने सुविधा की। क्योंकि अगर सरकारी में सुविधा और प्राइवेट में नहीं है तो लोग प्राइवेट में कार्य करना छोड़ देंगे या उनका मन नहीं होगा। इसलिए प्राइवेट ने, निजी कंपनियों ने भी उनको कर्मचारियों के लिए नई नई सुविधा, जैसे कि जैसे फैक्ट्री में या उस कंपनी में कार्य करें और शारीरिक नुकसान हुआ तो उसके बदले में उनको पैसे दिए जाएंगे। कोई बाई चांस में कोई किसकी डेथ भी हो गई तो उसके बदले में उनके बेटों को लगाया जाएगा। और कंपनियां ऐसे ऐसे जीवन बीमा, उनके कुछ ये ऐसी स्थिति आ जाए, घर पे कोई संकट आ जाए तो पैसे उनके जीवन बीमा के उनके पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से निजी कंपनियां भी अब श्रमिकों के लिए अलग अलग सुविधाएं प्रदान कर रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुधार के उद्देश्य में
कई बार सरकार की कल्याणकारी योजना को मुद्दा भी बनाया गया है। कई राज वैज्ञानिकों एवं अर्थशास्त्रियों ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका में कल्याणकारी योजना पर बहुत अधिक धन खर्च किया जा रहा है। इस आधार पर संघीय सरकार का यह प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा को राज्यों की जिम्मेदारी माना जाए। यानी कुछ आलोचना भी हुई है कि ये अमेरिका जो अर्थव्यवस्था सुधार रही है श्रमिकों के लिए, तो राज्य सरकार ये उनके खंडन कर रहा है या आलोचना कर रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा या सामाजिक सुधार हमारे ऊपर छोड़ देना चाहिए, राज्य भी वो कार्य करना चाहता है, इसलिए इसके लिए राज्य को बजट ज़्यादा देने चाहिए। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच में कभी कभी संघर्ष हो जाता है। अनेक अमेरिकी राज्यों ने अपनी कल्याणकारी योजना को सीमित रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। सार्वजनिक यानी कि कई अमेरिका के राज्यों ने अपनी योजना अपने तक ही रखी, वो केंद्र सरकार को बता रही नहीं। जैसे हमारे यहाँ सड़क बना रहे हैं और राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, तो केंद्र सरकार से हम ऋण लेंगे और या पैसे उनसे लेंगे कि आप ये कार्य करो, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारा कोष खाली है। तो 80% जैसे केंद्र सरकार ने दिया और 20% राज्य सरकार ने दिया पैसे, और वो सड़क बनेगी तो वहां पे ये लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सड़क योजना। तो ऐसे मतलब दोनों का नाम आता है, लेकिन अमेरिका के राज्य सीमित रखना अपनी योजना। अमेरिका के राज्य कह रहे कि नहीं, हम अपने लोगों का कल्याणकारी कार्य खुद ही योजना बनाएंगे और आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, हम अपना आप ही हम सरकार लोगों ने हमें चुना है, इसलिए हम लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। सार्वजनिक सुविधा भी उन व्यक्तियों तक सीमित करने के प्रयास किए गए हैं जो आर्थिक दृष्टि से इस पर निर्भर हो। अमेरिकी लोगों में इस भावना पर बल दिया गया है कि राज्य अथवा सरकार पर निर्भर करना अच्छी बात नहीं है। राज्य कार्य केवल व्यक्ति की इतनी मदद करना है कि वह आत्मनिर्भर बन सके। यानी आर्थिक दृष्टि से कल्याणकारी कार्य उनकी लोगों की सिर्फ इतनी मदद कर सके कि वो आत्मनिर्भर हो जाए। ऐसा नहीं कि पूरी बैठे बैठे सारा घर उनको खर्च के लिए दिया जाए। तो ऐसे योजना स्टार्ट करे कौन? राज्य सरकार, ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाए। इस प्रकार से बच्चों अमेरिका में आर्थिक व्यवस्था में ये सब बातें आई है। अब उनके चौथे पॉइंट में और देंगे। चौथे पॉइंट में इसके अलावा तो है ही है उनके, इसके अलावा आज की तारीख में ये कहा गया है कि उनकी आर्थिक स्थिति और भी सुधर रही है। क्यों सुधर रही है? क्योंकि कल्याणकारी कार्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी बातों के लिए कल्याणकारी राज्य का कार्य किसका है? केंद्र सरकार। लेकिन वहां पे संघात्मक व्यवस्था है, शक्तियों का बंटवारा है। तो शक्तियों का बंटवारा होने के नाते क्या होगा? वहां पे ऐसा होगा कि शक्तियों का बंटवारा, राज्य सरकार कह रही कि केंद्र सरकार का नाम नहीं आए और केंद्र सरकार सोचे कि राज्य में अपना नाम जाए और लोग प्रभावित होकर हमें इसी सरकार को चुने, क्योंकि वहां 2 दलीय व्यवस्था है। तो वो लोगों को प्रभावित करने के लिए कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी कार्य करना चाहती है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं चाहती। वो कह रहे कि हम अपने बलबूते पर अपने सीमित रूप से हम कल्याणकारी कार्य करेंगे, लेकिन लोगों को पूरा उन पे आश्रित नहीं होने देंगे, उनके सीमित रूप से करेंगे, ये कर देंगे कि वो आत्मनिर्भर बन जाए। इस तरीके से बच्चों संयुक्त राज्य संघ में राज्य व्यक्तियों सामान्य कल्याण के निरंतर प्रयत्नशील हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? कल्याणकारी राज्य, ये कल्याणकारी की बातें क्यों आई कि आर्थिक असमानता, जो दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा आर्थिक असमानता, यानी आर्थिक असमानता के कारण लोगों में बहुत एक खाई की तरह हो गया है, उनका रेंज है, एक तो आकाश और एक पाताल, इतना आर्थिक असमानता आ गई। इसलिए इतनी आ गई तो लोगों में हाहाकार मच गया, जो गरीबी बनते गए और अमीर होते गए। इसके कारण आर्थिक असमानता के कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने कल्याणकारी योजना स्टार्ट कर दी कि लोगों के कल्याणकारी कार्य किए जाए। जो अपाहिज के लिए इनको पेंशन व्यवस्था, जो बूढ़े हैं, जो उनके आगे पीछे नहीं है, अनाथ है, उनके लिए पेंशन व्यवस्था, जो विकलांग है उनके लिए अलग से व्यवस्था, उनको
आरक्षण उनमें विकलांगों के लिए अलग से सुविधा प्रदान करना। इस प्रकार से बच्चों अलग अलग व्यवस्था की गई है कल्याणकारी राज्य में। तो अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था, एक विकसित देश होने के नाते कोई भी देश किसी की आर्थिक व्यवस्था देखने के लिए उनकी सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, ये तीनों व्यवस्था अच्छी रही तो समझो वो व्यक्ति उस देश का व्यक्ति और वो देश आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और विकसित से और विकसित होता जाएगा। सारे तकनीकी क्षेत्र, हर क्षेत्र में वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात करता रहेगा और आयात बहुत ही कम करेगा। इस प्रकार से बच्चों अमेरिका की आर्थिक व्यवस्था में हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं। हस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास, आर्थिक असमानता और कल्याणकारी राज्य। कल हम पढ़ेंगे श्रमिक संगठनों की भूमिका। श्रमिक संगठनों की भूमिका यानी श्रमिक जो संगठन, मजदूर यूनियन बनेंगे सारे, कल हम पढ़ेंगे यूनियन बना के वो कैसे सरकार को प्रभावित करेंगे, कैसे अपनी नई सरकार को दबाने की कोशिश करेंगे, कैसे अपनी मांगे मनवाएंगे। जैसे दबाव समूह, इस श्रमिकों संगठन द्वारा अलग अलग संगठन बनते जाएंगे और अपने दबाव गुटों द्वारा अपने मांगों को लेकर आगे रखेंगे और सरकार से दबाव डालकर अपनी मांगों को पूरा करेंगे। वो है दबाव समूह। तो कैसे श्रमिकों का संगठन बनता है और वो कैसे सरकार पर अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, बाय। कल हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे।